ख़वातीन और हज़रात, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। दरअसल मैं अदब का तालिब इल्म हूँ और कुछ अदब पढ़ाने का मौका भी मिला है। यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाता रहा, फिर 4 साल ओसाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा। अदब पढ़ाते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि अदब पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाना बहुत मुश्किल। क्योंकि अदब एक ऐसी चीज़ है जो महसूस की जा सकती है, वो सिर्फ लिखने से पैदा नहीं होता जब तक उसमें एक ख़ास कैफियत, जिसे अदब की कैफियत कहते हैं, वो पैदा ना हो। अब ये बातें तो एकेडमिक हैं, बातें करता ही रहता है, सवाल और जवाब में भी जो आप पसंद फरमाएंगे, सवाल करेंगे, मैं जो कह सकता हूँ कहूँगा। मैंने लिखना शुरू किया है जब मैं 13 साल की उम्र का था। सबसे पहला मजमून मेरा लाहौर में एक रिसाला होता था, किंदील, शेर मोहम्मद अख्तर उसको निकालते थे, उसमें छपा था। तो वहां से लिखने का शौक पैदा हो 12-13 साल की उम्र में, और फिर लिखते रहे। जुनून की हिकायत खूंचका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कदम हुए। तो ये सिलसिला चलता रहा। जब एमए का मौका आया तो मैंने दरअसल अपने कॉलेज से अरबी में ऑनर्स किया था। ख्याल था कि शायद अरबी में अपनी तालीम जारी रखूंगा। लेकिन मैं जब ओरिएंटल कॉलेज में पहुंचा तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला हमारे उस्ताद थे, इंटरव्यू लेते हुए कहने लगे कि आप अरबी में एमए क्यों नहीं करते। तो यकायक गालिब मेरे ज़हन में आया। मैंने कहा कि जानता हूँ सवाब ताअत और ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। तो डॉक्टर साहब को ये बात पसंद आई कि हाँ भाई ठीक है, अगर तबीयत इधर नहीं आती है तो आप अदब पढ़ें। तो मैं आ गए, पढ़ना शुरू किया। बड़े अच्छे उस्ताद मैसर आए, खुशकिस्मती। डॉक्टर अब्दुल्ला थे, प्रोफेसर वक़ार अज़ीम थे, इबादत बरेलवी थे, बाद में डॉक्टर वहीद कुरैशी तशरीफ़ ले आए। सबसे ज़्यादा मुतासर किया प्रोफेसर ग़ुलाम मोइनुद्दीन असर। ये गवर्नमेंट कॉलेज से तशरीफ़ लाते थे और हमें इकबाल पढ़ाते थे। सच कहता हूँ कि इकबाल की समझ प्रोफेसर ग़ुलाम मोइनुद्दीन असर के लेक्चर सुन, वरना इकबाल को समझ ना हुआ। अब आके 35 साल बाद हैरान हूँ कि उसके खिलाफ एक साहब ने चट्टान में मजमून लिखा कि ये तो इकबाल के खिलाफ। और भाई इकबाल के वो तमाम पहलुओं को बयान कर रहे हैं तो खिलाफ किस बात के। लेकिन इतना इस पे शोर बचा के शोरिश काश्मीरी साहब ने उठा के एडिटोरियल लिखवा और मोइनुद्दीन असर साहब का तबादला गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंटर कॉलेज बहावल नगर में कर। ये हमारे यहाँ सिलसिला चलता है। इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं जापान से वापस आया तो मुझे भी उन्होंने बहावल नगर में भेज दिया। तो इत्तेफाक से मोइनुद्दीन असर मिल गए, मेरा मार रोड पे सलाम किया, कहना बेटा कहाँ हो। मैंने कहा जी आपका नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। कहने के कहा, मैंने कभी वहां पहुंचा हुआ जहां आप गए थे। तो ये हमारे यहाँ होता आया है कि जिसको परेशान करना मकसूद हो उसको अपनी जगह से हटा दो। तो ये सिलसिले चलते रहे हैं जो भी। जब मैं
जापान से वापस आया और बताया है कि वो इंटर कॉलेज भावन नगर में उन्होंने भेज दिया मुझे, तो मैं चुप करके बैठ गया। मैंने कहा मैं तो वहां नहीं जाता, ज्यादा यही करेंगे, निकाल देंगे मतलब सर्विस से, ठीक है। उस वक्त फिर मैंने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए सवाने उमरियों का मुताला शुरू किया। अब सवाने उमरी जिक्र फरमा रहे थे, सवाने उमरी में और खुद नविश सवाने उमरी में एक फर्क होता है। आपके हालात लिखते हैं, जैद लिखे, बकर लिखे, वो आपकी सवाने उमरी है, आपके जिंदगी के हालात हैं। लेकिन अगर आप खुद अपने जिंदगी के हालात लिखें तो उसमें आप पे बहुत जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि इंसान अपने बारे में बात करता है, जाहिर है कुछ मुबालगा भी करता होगा, जाहिर है अपने बारे में कुछ ऐसी बातें भी बयान करता होगा जो उसे अच्छी लगती हैं, जाहिर है कि वो ऐसी बातें बयान नहीं करेगा जो उसे अच्छी नहीं लगती। तो खुद नवीस सवाने उमरी में और सवाने उमरी में बड़ा नाजुक सा फर्क है जिसको मलहूज रखना बहुत जरूरी है। तो इस पे जब मैंने काम शुरू किया तो मेरा पहला मजमून एक रिसाला होता था लाहौर का अलामत, तो अलामत में छपा। वो मजमून छपने की देर थी कि उस पे बहस शुरू हो गई, और बहस इस बात पे थी कि सवाने उम्रे में और खुद नवीस सवाने उम्रे में ये फर्क क्यों है। सिलसिला चलता रहा। तो मेरा मजमून पहला जो था वो खुद नवीस सवाने उम्रियों के फन पे था, सवाने उम्री में और खुद नवीस सवाने उम्री में क्या फर्क है और क्यों फर्क है। उस मजमून ने दरअसल इन किताबों की बुनियाद डाली, जो बाद में पसनविश्त, पहली बार ये किताब छपी है तो उसका अनुमान था पसनविश्त। जब दूसरी बार ये किताब छपी है तो फिर मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, पसनविश्त और पसे पसनविश्त। उसके बाद पसनविश्त सोबम, फिर चहारम, और पांच हिस्से इसके छपे हैं। और जैसे कि इन्होंने बयान फरमाया कि 300 से जायद सवाने उमरियां, खुद नविश सवाने उमरियां उसका मौजू है। सबसे आखिर में जो सवाने उमरी आई है अभी जो छपी है, ये है हम सफर। ये ज़हरा मंजूर इलाही, जो शेख मंजूर इलाही मरहूम की अहलिया मोहतरमा है, ये उनकी किताब है। ये पहले उनकी किताब आई थी ज़हरा मंजूर इलाही की पहली किताब ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, ये उनके अब्बा डॉक्टर अमीरुद्दीन साहब की सवाने उमरी। अब ये आ गया हम सफर इनकी खुद नविश्त है, जिसमें इनका अब्बा का जिक्र भी है, इनके ख़ानदान का जिक्र भी है। खुद जाहिर है कि अपने हालात हैं इनके, और यह किताब मैं समझता हूँ कि पढ़ने की किताब है, और जिसको मुयस्सर हो वो इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि खुद नवीस सवाने उमरी में दयानतदारी बहुत लाजमी है। आप अपने बारे में जब बयान करते हैं तो दयानतदारी के साथ आप अपनी शख्सियत को बयान करें, अयूब को भी और खूबियों को भी। अयूब नजरअंदाज किए जाते हैं, दूसरे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करने चाहिए। इसलिए मैंने तनकीद में बुनियाद रखी है कि जिस आदमी ने अपनी खुद नवीस सवाने उमरी में अपने उन पहलुओं को उजागर करने की कोशिश नहीं की जो उजागर किए जाने चाहिए, तो उसको मैंने तनकीद का हिस्सा बनाया है। और यही चीज़ खुद नवीस सवाने उमरी को दूसरी चीज़ों से मुमताज़ करती है। 300 से ज़ायद खुद नवीस सवाने उमरियाँ पढ़ते हुए मुझे दो बातें मालूम हुई। एक तो ये कि हमारे बड़े अदबी जब अपने बारे में लिखते हैं
तो सारी बातें नहीं लिखते। बड़े बड़े अदीब प्रोफेसर आले अहमद सरूर, फिर हमारे अपने पाकिस्तान के बड़े बड़े अदीब डॉक्टर इबादत बरेलवी, हमारे अपने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े अदीबों में से जो अशफाक अहमद, ये सब लोग अपनी सवाने उम्र में, खुद नबी सवाने उम्र में बाद ऐसे मकामात पर ठिठक जाते हैं बयान करते हुए जहां उन्हें ठिठकना नहीं चाहिए। तो ये मेरे अपने ख्यालात हैं जो मैंने इन लोगों की सवानी उम्रियाँ पढ़ने के बाद कायम किए हैं। गलत भी हो सकते हैं, अगर आप उसमें इख्तलाफ करें तो आपको इख्तलाफ करने का हक है, और हर एक को अपनी बात बयान करने का सलीका होना चाहिए। वो जो कहा था उन्होंने कि बात करने का सलीका नहीं नादानों को, तो जो लिखता है अपने बारे में वो तो नादान नहीं है। वो अपने आप को नादान समझता हो तो कभी ना लिखे। इसलिए खुद नबी सवाने उम्री लिखते हुए दयानतदारी और अपनी ज़ात को सही रंग में पेश करने की जुर्रत अगर है तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आपकी खुद नबी सवाने उम्री में और किसी दूसरे के लिखी हुई दास्तान में कोई फर्क नहीं है। तो ये बहरहाल मेरे वो हैं ख्यालात हैं इसके बारे में। ये किताब मैं प्रोफेसर सईद वक़ार अज़ीम के बारे में दिखाने के लिए इसलिए ले आया हूँ कि जब मैंने इनको बताया कि मैं वक़ार अज़ीम साहब का शागिर्द हूँ, तो कहने कौन सा वक़ार अज़ीम, वो टीवी वाला? तो मैं इनको भरे हाथ में, मैं किसी टीवी वाले वक़ार अज़ीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोफेसर वक़ार अज़ीम की बात कर रहा हूँ। और इसलिए मैं लाया हूँ कि ये उनके बेटे अख्तर वक़ार अज़ीम ने उनकी शख्सियत के बारे में जो मज़मून लिखे गए हैं, इसमें एक मज़मून मेरा भी शामिल है। तो ये मेरे उस्ताद प्रोफेसर सईद वक़ार अज़ीम मरहूम थे। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वक़ार अज़ीम हमारे अफसानवी अदब का बहुत बड़ा नाम है, और अफसाने की तनकीद इनका नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो ये मेरी गुजारिशात थी। अब इस सिलसिले में आप जो इरशाद फरमाना चाहें इरशाद फरमाएं, मैं सवाल करें, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। जो मैं कह सकूँ कहूँगा।